नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। और पहले बात पहलवानों की, जो अभी डटे हुए हैं लेकिन अब अपना काम भी कर रहे हैं। कुश्ती संघ अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट ने साफ किया कि भले ही उन्होंने उत्तर रेलवे की ड्यूटी अपनी जो है वो ज्वाइन कर ली है, लेकिन उनका आंदोलन जारी है। साक्षी मलिक ने ट्वीट कर जानकारी दी कि उन्होंने रेलवे की ड्यूटी करते हुए आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है और उन्होंने लिखा है कि ना कोई आंदोलन से पीछे हटा है, ना कोई हटेगा। उनकी लड़ाई इंसाफ मिलने तक जारी रहेगी। साक्षी ने यह भी लिखा है कि कृपया कोई गलत खबर ना फैलाएं। बजरंग पुनिया ने भी ट्वीट कर लिखा है कि उन्होंने आंदोलन वापस नहीं लिया है। गृह मंत्री से इन लोगों की मुलाकात हुई थी, लेकिन ठोस हल फिलहाल नहीं दिख रहा है। और इस पूरे मामले पर क्या कहना है साक्षी मलिक का, आइए सुनते हैं। खबरें मीडिया में चल रही है कि आपने रेलवेज की नौकरी को दोबारा ज्वाइन कर लिया है और आपने जो है आंदोलन से बैक ऑफ कर दिया है। बिल्कुल आंदोलन से बिल्कुल भी वापस नहीं हटे हैं हम। जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता लड़ाई जारी रहेगी, सत्याग्रह बिल्कुल जारी रहेगा। और रही बात रेलवेज की, तो आंदोलन के साथ साथ अपना एक दो काम, अपनी जिम्मेवारी मैं निभा रही हूँ। तो एक दो दिन मैं ऑफिस का काम देख रही हूँ। और साक्षी, ये कहा जा रहा है कि आंदोलन से आप हट गई हैं, अब आप आंदोलन का हिस्सा नहीं हैं, आपने रेलवे की नौकरी ज्वाइन कर ली है 30 तारीख से। कितनी सच्चाई है? ये मैं क्लियर कर देती हूँ आपको कि जैसे हम रणनीति बना रहे हैं आगे की, आगे हमें क्या करना है और कुछ भी हिंसाजनक ना हो और आगे हम अच्छे से कैसे इस प्रोटेस्ट को बढ़ा सकते हैं, तो उस पर हम काम कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। और रही बात रेलवेज की, तो मैं ओएसडी फर्स्ट हूँ और मेरी बहुत सारी जिम्मेवारी हैं। तो जब तक रणनीतियाँ चल रही हैं, प्रोटेस्ट पे नहीं बैठे हैं, तो मैं यहाँ अपना काम देख रही हूँ। नाबालिग जो लड़की है उसके बारे में भी कुछ जानकारियां आई हैं कि बयान वापस लिया है। नहीं, ये सब फेक न्यूज़ हैं। ये हमारे सत्याग्रह, हमारे प्रोटेस्ट को कमज़ोर करने के लिए, आम पब्लिक को हमसे तोड़ने के लिए ये सारी चीज़ें चलाई गई हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हम इस लड़ाई में ना ही कभी पीछे हटे थे, ना ही कभी हटेंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता लड़ाई जारी रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह जी से आपकी मुलाकात हुई थी, आपकी और बाकी के प्लेयर्स की। कब मुलाकात हुई? मुलाकात में क्या रहा, क्या निष्कर्ष निकला? नॉर्मल कन्वर्सेशन थी और कुछ नहीं ऐसा फाइनल सॉल्यूशन निकला। हमारा टिल एंड तक यही रहेगा कि अक्यूज्ड को गिरफ्तार करो, उसके ऊपर सीरियस एक्ट लगे हैं, गिरफ्तार करो। नॉर्मल कन्वर्सेशन हुई थी और कुछ नहीं। साक्षी कहा जा रहा है कि बजरंग अकेले रह गए, विनेश और आपने नाम वापस ले लिया। बिल्कुल भी नहीं, हम तीनों एक हैं इस प्रोटेस्ट में और जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता एक ही रहेंगे। और बिल्कुल भी नाम हमने वापस नहीं लिया है। उधर बजरंग पुनिया ने ट्वीट किया है, आंदोलन वापस लेने की खबर कोरी अफवाह है। ये खबर हमें नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाई जा रही है। हम ना पीछे हटे हैं और ना ही हमने आंदोलन वापस लिया है। महिला पहलवानों की एफआईआर उठाने की खबर भी झूठी है। इंसाफ मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी। और इस पूरे घटनाक्रम पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर ये चर्चाएं गर्म हैं कि जो पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा था, क्या वो खत्म हो गया है। आज खबर आई कि इन तीनों ने, ये तीनों ही, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, तीनों ही भारतीय रेलवे के एम्प्लॉयज़ हैं और इन्होंने अपनी ड्यूटीज़, अपनी नौकरी है, वापस से ज्वाइन कर दी है। ये अभी तक छुट्टी पर थे। इस बात की तस्दीक हो गई है, इन तीनों ने ही अपनी जो ड्यूटीज़ हैं इंडियन रेलवेज़ की जिसके एम्प्लॉयज़ हैं वो ज्वाइन कर लिए हैं। वो भी सोमवार को ज्वाइन नहीं की है, इन्होंने 31 मई को ज्वाइन की है, जो कि बुधवार है। हम सब जानते हैं कि 28 तारीख को ये लोग मार्च करने की कोशिश कर रहे थे नई संसद की, और जहां पर प्रधानमंत्री उस दिन उद्घाटन कर रहे थे, वहां पर दिल्ली पुलिस ने इनको रोका, इनके साथ थोड़ा बल प्रयोग भी हुआ, इनको घसीटा गया, उसके बाद इनको हिरासत में ले लिया गया। वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर आम हो गई। फिर उन्होंने बड़ा फैसला लिया कि हम जा रहे हैं, हमारे मेडल्स का मतलब नहीं है, हम इसको गंगा जी में प्रवाहित कर देंगे। उसके बाद नरेश टिकैत, राकेश टिकैत ने उनको रोका और बोला कि हम 5 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं सरकार को, बृजभूषण पर कार्रवाई करें वरना हम बड़ा कदम लेंगे। अब जो हमारे सूत्र हैं उनका कहना है कि राकेश टिकैत की तरफ से बातचीत की पहल की गई। सरकार से बातचीत शुरू कराने में बहुत रोल है राकेश टिकैत का।
तो शनिवार की बैठक भी हुई है अमित शाह के साथ, जो कि रात में 11:30 बजे हुई। गुपचुप तरीके से बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट तो नहीं थे बैठक में, बजरंग पुनिया थे, साक्षी मलिक थे, साक्षी मलिक के पति सत्यव्रत थे उसमें, और इनके 2 से 3 कोचेस भी थे। इन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई इनकी। गृह मंत्री से इन्होंने कहा बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की जाए। गृह मंत्री ने कहा देखिए कानून अपना काम कर रहा है, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। इन्होंने कहा दिल्ली पुलिस की जांच में लंबा वक्त लगेगा। गृह मंत्री ने कहा कि जांच जल्द पूरी कर ली जाएगी, मामला कोर्ट में चलाया जाएगा, कोर्ट तय करेगा बृजभूषण सिंह को क्या सजा दी जाए, गिरफ्तार किया जाए या नहीं किया जाए। जल्दी ट्रायल खत्म कर, जल्दी पुलिस की जांच करने का भी वादा मिला। उसके बाद इन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला। तीनों वहां से पहलवान निकले और शांत रहे। उसके बाद बजरंग रविवार को जाते हैं, एक महापंचायती हरियाणा में वहां जाते हैं। वहां पर ये खाप पंचायत को कोई फैसला करने से रोक लेते हैं। ये कहते हैं कि आप कोई फैसला मत लीजिए, फैसला हम लोग लेंगे। और फिर आज खबर आती है कि इन्होंने रेलवे की सर्विसेज ज्वाइन कर ली और आंदोलन वापस ले लिया। इन्होंने ट्वीट करके कहा कि आंदोलन वापस नहीं लिया है, इन्होंने रेलवे की नौकरी ज्वाइन करी है और इनका आंदोलन चलता रहेगा। तो इस जानकारी के बाद आइए सीधे अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 4 से 5 महीने दूर हैं, लेकिन कांग्रेस लोक लुभावने वायदों के साथ सभी 230 विधानसभाओं में सुंदरकांड और रुद्राभिषेक कराने की बात कह रही है। बीजेपी सरकार को भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे मुद्दों के साथ वो उसके अपने हथियार से घेरने निकली है, सॉफ्ट हिंदुत्व से। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ करवा रहे हैं। रोज रुद्राभिषेक भी होगा। ऐसे आयोजनों में सबसे प्रमुख चेहरा हैं कांग्रेस की धर्म एवं उत्सव प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कथावाचक ऋचा गोस्वामी। 32 साल के ऋचा अमरकंटक के आश्रम में पली बड़ी हैं। माँ वकील, पिता शिक्षक हैं। 2 साल में पार्टी के लिए 30 से ज्यादा बड़े धार्मिक आयोजन किए हैं। चुनाव से पहले 52 जिलों में कार्यक्रम करना है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी थी, लेकिन पिता के कहने पर संस्कृत पढ़ा और कथावाचक बनी। 2 वर्ष पूर्व इसका गठन हुआ, मध्य प्रदेश कांग्रेस धर्म एवं उत्सव प्रकोष्ठ। माननीय कमलनाथ जी ने ये इसलिए निर्माण किया इस प्रकोष्ठ का, ताकि धार्मिक गतिविधियों को आडंबर विहीन होकर के अच्छी तरीके से संचालित किया जा सके। इस प्रकोष्ठ के माध्यम से मैं जगह जगह अनुष्ठान, भागवत कथा, शिव पुराण, रुद्राभिषेक इत्यादि आयोजित करती हूँ और इसमें सभी लोग मेरा सहयोग करते हैं। मैंने ज्वाइन भी किया था, AIEEE में मेरा सिलेक्शन हुआ, मैंने ज्वाइन भी किया। उसके बाद हुआ ये कि मेरे पिताजी की बड़ी इच्छा थी कि मैं संस्कृत स्ट्रीम से ही पढूं, और अब मुझे लगता है कि नहीं, उनकी इच्छा बढ़िया थी, अच्छी थी। हमारा उद्देश्य किसी को पटकना नहीं है, हमारा उद्देश्य तो सिर्फ भगवान का नाम लेना है। बाकी सबको अपने अपने कर्म का फल देंगे ईश्वर। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गाहे बगाहे खुद को हनुमान भक्त कहते हैं। पार्टी दफ्तर भगवा रंग में भी रंगा नजर आता है। इसके अलावा भी पार्टी ने चुनाव के मद्देनजर कुछ अहम फैसले किए हैं। मसलन मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ बनाना, जिसका मकसद ब्राह्मण वोटों को साधना है और मंदिर की जमीन पर उन्हें मालिकाना हक के लिए आंदोलन शुरू करना है। 230 विधानसभा क्षेत्रों में धर्म रक्षा यात्रा, हर जिले में कथा और धार्मिक आयोजन, धर्म संवाद कार्यक्रम जहां धर्माचार्य शामिल हो, जिससे बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक में सेंधमारी हो सके। 230 विधानसभाओं में 108 सुंदरकांड के पाठ। वैसे चुनाव और धर्म के सवाल पर कांग्रेस कहती है वो भगवान राम के रास्ते पर चलते हैं, बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। जो भगवान राम को सीता जी से अलग करते हैं, जय जय श्री राम बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं जय सिया राम, और वो धर्म से जोड़कर राजनीति करते हैं। हम धर्म पर चलकर राजनीति करते हैं, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान राम हो, सीताराम हो, चाहे हनुमान जी हों। ये न्याय के देवता है। जैसा न्याय इन्होंने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में किया है, वैसे ही न्याय मध्य प्रदेश में करेंगे। हालांकि बीजेपी भी धर्म ध्वजा उठाए है। पंडित प्रदीप मिश्रा और बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष और परोक्ष शिरकत कर रही है। मुख्यमंत्री कह चुके हैं मंदिर की जमीन पुजारी ही नीलाम करेंगे। महाकाल के अलावा सभी बड़े मंदिरों के कायाकल्प का ऐलान भी हो चुका है। कांग्रेस के आयोजनों को बीजेपी छलावा बता रही है। जो लोग कव्वाली और उर्स के पोस्टर पर दिखते थे, आज वो भागवत कथा के पोस्टर पर दिख रहे हैं।
यही भारत में परिवर्तन आया है, नहीं यही नया भारत है। इसी की स्थापना के संकल्प को लेकर हम काम कर रहे थे। वैचारिक रूप से हमारे विचार की यह विजय है। देखिए, ये छद्म वेशधारी लोग हैं। चुनाव आया है तो ये वो कांग्रेसी लोग हैं जो एक मोहल्ले में सिर पर तिलक लगा के जाएंगे और वही जब दूसरा मोहल्ला शुरू होता है तो छुपकर उस तिलक को मिटाकर फिर जाते हैं। तो ये जो छद्म वेशधारी हिंदू है, इनसे समाज को, देश को, राजनीति को खतरा है। सीता जी का हरण साधु बनकर रावण ने किया था। जनता के मतों का हरण छद्म वेशधारी हिंदू बनकर ये कमलनाथ और इनकी टीम करने का प्रयास करेगी, परंतु यहां सफलता नहीं मिलेगी। कांग्रेस और बीजेपी की कुश्ती के सियासी मायने भी हैं, क्योंकि राज्य में लगभग 40 लाख ब्राह्मण वोटर हैं। ये कुल वोट बैंक का लगभग 10% हैं, लेकिन विंध्य महाकौशल चंबल की 60 से अधिक सीटों पर ब्राह्मण वोटर निर्णायक हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने कंप्यूटर और मिर्ची बाबाओं का सहारा लिया था। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी महाकाल से लेकर ओमकारेश्वर तक गए, नर्मदा आरती भी हुई। मकसद बीजेपी के अखाड़े में उसको पटखनी देना है। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में शिव पुराण, सुंदरकांड और भागवत का आयोजन। साफ तौर पर राज्य में कांग्रेस नरम हिंदुत्व की राह पर है, लेकिन सवाल यही पूछे जा रहे हैं कि क्या मध्य प्रदेश में कमलनाथ कमल यानी बीजेपी की काट बन सकते हैं, वो भी उसी की राह पर चलकर। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। बात अब उत्तर प्रदेश की। जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को वाराणसी कोर्ट ने बहुत बड़ा झटका दिया है। 31 साल पहले हुए अवधेश राय हत्याकांड में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये 5वां मामला है जिसमें मुख्तार अंसारी को सजा हुई है। अवधेश राय के भाई और कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय को 32 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद इंसाफ मिला तो वो भावुक होकर न्यायालय की चौखट पर मत्था टेकते हुए नजर आए। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई और उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। आप 32 साल के बाद ये फैसला आया है तो अब इसका आप समझ सकते हैं कि मैं और मेरा परिवार और हमारे बड़े भाई की बिटिया अवधेश भैया की सभी लोग बहुत ही न्यायपालिका का शुक्रगुजार हैं। सब लोग धन्यवाद दें। 32 साल पहले 3 अगस्त 1991 को अवधेश राय को उनके ही घर के सामने गोलियों से छलनी कर दिया गया था। मौके पर अवधेश राय के भाई अजय राय भी मौजूद थे। अजय राय ने बाद में मुख्तार अंसारी समेत 5 और लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस पूरे केस की केस डायरी भी गायब कर दी गई थी। पूरे केस की सुनवाई फोटोकॉपी के कागजों पर हुई। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के खिलाफ कुल 61 मुकदमे दर्ज हैं। ये 5वां मामला है जिसमें मुख्तार अंसारी को सजा हुई है। मुख्तार अंसारी गाजीपुर के मोहम्मदाबाद के यूसुफपुर में एक प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखता है। 1988 में लोकल ठेकेदार सचिदानंद राय की हत्या में मुख्तार का नाम पहली बार सामने आया। एक पुलिस कांस्टेबल की हत्या में भी मुख्तार का नाम सामने आया। 1990 में गाजीपुर जिले के तमाम सरकारी ठेकों पर ब्रिजेश सिंह और मुख्तार के बीच गैंगवार शुरू हुआ। 1991 में मुख्तार ने कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या की। 1996 में पहली बार मुख्तार बसपा के टिकट पर विधायक बना। 1997 में कोयला व्यापारी रुंगटा का अपहरण किया। 2004 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में मुख्तार का नाम सामने आया। 2005 में मुख्तार ने आत्मसमर्पण किया, तब से वो लगातार जेल में है। मुख्तार को हत्या, अपहरण और गैंगस्टर एक्ट के तहत 5 मामलों में दोषी करार दिया जा चुका है। मुख्तार का कभी जेल से निकलना मुमकिन नहीं है। मुख्तार का परिवार भी मुश्किलों में है। मुख्तार का बेटा और विधायक अब्बास अंसारी भी जेल में है और भाई पूर्व सांसद अफजाल अंसारी भी गैंगस्टर मामले में जेल में बंद है। और अब भी करीब 30 मामले हैं जिनमें मुख्तार के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। वाराणसी में हिमांशु और दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और आइए बात करते हैं बालासोर ट्रेन हादसे की। ट्रेन हादसे के बाद
ब्रह्मनागा बाजार स्टेशन पर ट्रैक की मरम्मत का काम पूरा कर जो अप लाइन है, डाउन लाइन है, उसमें ट्रेनों को चलाकर ट्रायल हो गया है। इसके बाद आज सुबह ही वहां में ट्रेनों की आवाजाही लगातार जारी है। कुछ मालगाड़ियों के अलावा यात्री ट्रेनें भी वहां से गुजर रही हैं। दूसरी बात आपको बता दें, रेलवे सूत्र बता रहे हैं कि बालासोर दुर्घटना के बाद रेलवे का पूरे देश में सेफ्टी ड्राइव अभियान चलाने का आदेश है। सेफ्टी ड्राइव हालांकि एक रूटीन प्रोसेस है, पर अब सिग्नलिंग और बाकी ट्रेन यातायात की सेफ्टी से जुड़ी चीज़ों को गंभीरता से देखने के आदेश दिए गए हैं। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी परिमल कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। परिमल, बताइए, क्या अब रेलवे मंत्रालय जो सुरक्षा को लेकर मानकों पर एक बार फिर से जोर देगा? देखिए, ये अक्सर होता रहा है कि एक रूटीन प्रोसेस का हिस्सा है निधि, लेकिन एक बार फिर से जब ये दुर्घटना हुई और अपने आप में 275 लोगों की जानें गई हैं, उसके बाद से देश भर में सुनिश्चित करने की कोशिश है कि किसी तरीके से सेफ्टी से कंप्रोमाइज नहीं हो, और उसी बाबत में ये आदेश दिया गया है। अलग अलग जोन में ये चलाया जाएगा, और साथ में सिग्नलिंग को लेकर हो, रेलवे यातायात को लेकर हो, ट्रैक को लेकर हो, पॉइंट को लेकर हो, पॉइंट जहां से मेन लाइन से लूप लाइन में चीजें कटती है, इन तमाम चीजों का ध्यान रखा जाएगा, ख्याल रखा जाएगा, और ताकि आने वाले वक्त में दिक्कत नहीं हो और इस तरह के हादसे को रोका जा सके। और मैं फिर से दोहराता हूं, एक रूटीन प्रोसेस का हिस्सा जो अक्सर कभी कभी चलाते रहती है रेलवे, लेकिन अब इस हादसे के सबक लेते हुए एक बार फिर से रेलवे ने सेफ्टी ड्राइव अभियान को और तेज गति देने की बात कही है और पूरे देश में चलाने की बात कही। चाहे सिग्नलिंग सिस्टम को लेकर हो, चाहे रिले रूम को लेकर सख्ती बरतने की बात हो, इन तमाम चीजों को लेकर अब जो है रेलवे के अधिकारी अलग अलग जोन में इस सेफ्टी अभियान को अंजाम दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद परिमल। ये होना ही चाहिए, इसको बहुत ज़रूरी है, ये इस तरह के मानकों पर ध्यान रखा जाए। तो आपको बता दें कि ओडिशा ट्रेन हादसे पर एफआईआर हुई है। रेलवे पुलिस की शिकायत पर ओडिशा जीआरपी ने एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में लापरवाही से मौत की धाराएं लगाई गई हैं और दूसरों की जिंदगी को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने की भी धाराएं हैं। हादसे की जांच के लिए एफआईआर को अपने हाथ में लेगी सीबीआई, और हादसे के लिए जिम्मेदार किसी रेल कर्मचारी का नाम अब तक नहीं है, और जांच में सामने आएगा कि जिम्मेदार शख्स का नाम ये एफआईआर में है और कि इसमें कुछ षड्यंत्र तो नहीं है। ये पूरी कोशिश रहेगी इसमें समझने की। और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को इस मामले में जुड़ी चिट्ठी लिखी है। बालासोर रेल हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल उठाए हैं। रेलवे में 3 लाख पद खाली क्यों हैं, उनका सवाल है। मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने लिखा है कि बीते 9 सालों में इतने पदों को क्यों नहीं भरा गया है। सिर्फ ऊपरी बदलाव है ये, और रेल की सेहत नहीं सुधारी जा रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी में लिखा है। रेल मंत्री की तरफ से सीबीआई जांच की बात पर भी सवाल उठाए हैं। लेकिन इस पूरे हादसे के बाद एक बड़ी चुनौती है अपनों को खोजने की, कि लोग कहाँ हैं। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष कुमार, जो वहां पर पहुंचे हुए हैं। दुर्घटना के 60 घंटे से अधिक हो गए हैं और अभी भी भुवनेश्वर के विभिन्न मॉर्चरीज में 100 से अधिक ऐसे शव हैं। करीब उनकी संख्या और भी ज़्यादा होगी, 150 के करीब होगी, जो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं। परिवार वाले आए हैं, कई सारे परिवार वाले जो हैं इधर से उधर घूम भी रहे हैं, उनको मिल नहीं पा रहा है। और जो हम अभी फिलहाल एम्स के मॉर्चरी के बाहर में हैं, यहाँ पर कई सारे परिवार के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं। पहले उनसे जानते हैं अभी तक कितनी बॉडी है। अभी तक कल से 17 आइडेंटिफाइड हुआ है और 13 डिस्पैच हुआ है इस सेंटर से। ये कुछ फैमिली के लोग हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? बिहार से। बिहार में कहाँ? वेस्ट चंपारण। अच्छा, मिला कि नहीं? बॉडी मिला कि नहीं? बॉडी एक मिल गया। अच्छा, फिर यहाँ से कैसे ले जाएंगे? यहाँ से एम्बुलेंस करना पड़ेगा, जैसे सरकार बोले वो कराएगी तो ले जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार यादव, बिहार से। अच्छा, आपके कौन थे जो? मेरे फूफा जी। बॉडी तो मिल गया? बॉडी मिल गया। आप कहाँ से? दरभंगा से। क्या आपका कौन था? मेरा भाई। अच्छा, मिला कि नहीं बॉडी? अभी जा रहे हैं देखने। हाँ, फोटो कंफर्म हो गया है, बॉडी देखने जा रहा है। अच्छा, तो कहाँ से कहाँ जा रहा है? मतलब वो दरभंगा से चेन्नई के लिए जा रहा है। सरकार की तरफ से सहायता वहायता मिला कि नहीं मिला? अभी नहीं मिला। आप लोग भी? हाँ, ये सब साथ हैं।
आप लोग सब साथी में? एक कुछ बंदा था सालेमान में, वो जा रहा था चेन्नई काम के लिए। वो एक बंदा अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, फोटो साइट में देखा रहा है, कौन हॉस्पिटल में दिखाया नहीं, और बंदा सब मार गया। 2-3 तो लाश भी मिला है इधर। बंदा आ रही है, लेके जाएगा। कहीं कोई मिल नहीं रहा? नहीं, मिल नहीं रहा। 3 आदमी मिला। कितना आदमी था? 21 आदमी था। 21। मेरा छोटा भाई है इधर, परसों ही आया, 2 दिन हो गया, अभी तक पता नहीं चल रहे। उसका फोटो तो कहीं? फोटो है, यहाँ है मेरा पास, मगर ये लोग पता नहीं लगा रहे। टाइम ही बढ़ा रहा है, अब होगा 2 दिन हो गया, कल ही आए हैं। कहीं हॉस्पिटल में, कहीं कुछ अभी यही हॉस्पिटल में आए हैं, यही हॉस्पिटल में है बोला है। मेरा भाई का नाम अखिलेश कुमार यादव। वो उनका बॉडी जो एम्स हॉस्पिटल के जैसे नाम आया तो उधर में आया, लेकिन अभी तक बॉडी मिला नहीं और बॉडी को मालूम नहीं चल रहा बॉडी क्या हुआ नहीं हुआ। हम पूरा खोज चुके, बॉडी अंदर में जाके देखे, लेकिन बॉडी हमको मिला नहीं। और असम की बात कर लेते हैं। असम अरुणाचल सीमा पर फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। असम के धेमाजी जिले की एक घटना है और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि जमीन के लिए उपद्रवियों ने ये सब किया है। और बात अब महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में एक 24 वर्षीय युवक की कथित तौर पर इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उस गांव के कुछ लोग बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाने के कारण नाराज थे। इस मामले में अब पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुरुवार 1 जून को 24 साल के अक्षय भालेराव की उनके ही गांव के कुछ लोगों ने हत्या कर दी। कहा जा रहा है कि आरोपी इस बात से नाराज थे कि अप्रैल महीने में अक्षय ने गांव में बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाई थी। पुलिस को दिए बयान में अक्षय के भाई आकाश ने बताया कि गुरुवार शाम को वो और उसके भाई एक सड़क किनारे खड़े थे। उस वक्त एक गांव वाले की ही शादी का जश्न मनाया जा रहा था। इस दौरान कुछ बाराती हाथ में तलवार लेकर नाच रहे थे। अक्षय और आकाश को देख एक बाराती ने कहा कि इसने गांव में अम्बेडकर जयंती मनाई, इसकी हिम्मत कैसे हुई। इसी बात को लेकर तीखी नोकझोंक हुई और दोनों भाइयों पर हमला कर दिया गया। दोनों भाइयों को जमकर पीटा गया और बाद में अक्षय की मौत हो गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच जारी है। एक शादी थी जो सवर्ण समाज के लोगों की थी, मराठा समाज के लोगों की थी। उसमें एक बच्चा कुछ बीच में आया और कुछ बातें उनमें स्कफल हुआ, उनमें झगड़ा हुआ और उसको घायल हो गया। और घायल हुआ तो उसको हॉस्पिटल में जाके उसमें मौत हो गई थी। उसके बाद जब पुलिस पहुंची तब उसमें गांव वालों में जो 2 गुट है उसमें झगड़े चल रहे थे। पुलिस जाकर उनको शांत किया और जो भी बच्चा उसमें गुजर गया है उसके रिश्तेदारों की तकरार लेके हमने FIR ली है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इस गांव में कई साल बाद इस बार अंबेडकर जयंती का आयोजन किया गया। अक्षय भालेराव की मौत के बाद अब गांव में कई राजनीतिक पार्टियों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है और साथ ही कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। अत्यंत निंदनीय है। ये अत्यंत ही निंदनीय मामला है जो महाराष्ट्र को शोभा नहीं देता है। सरकार को इस मामले की तह तक जाकर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। महाराष्ट्र राज्य के माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब से हम मांग करते कि तत्काल ये दलित जो पीड़ित कुटुंब है उनको भेंट दीजिए और जो माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है उनको भी हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द नैतिक जवाबदारी स्वीकार कर आप रिजाइन करो। इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों को अब 9 जून तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। गांव के हालात को सामान्य रखने की कोशिश की जा रही है। नांदेड़ से कन्हैया खंडेलवाल के साथ मुंबई से सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।
क्या चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा की कोई हिस्सेदारी होगी? फिलहाल पंजाब सरकार पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा की किसी तरह की हिस्सेदारी के लिए तैयार नहीं है। इस मुद्दे पर आज हुई बैठक के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये साफ कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ कर दिया कि पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा की कोई भागीदारी नहीं होगी। इस सिलसिले में चंडीगढ़ में हुई बैठक बेनतीजा रही। भगवंत मान ने साफ कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब की विरासत का हिस्सा है और यहां के लोगों की भावनाओं से भी जुड़ी है। रही बात पैसे की, तो उसकी कमी नहीं होने दी जाएगी। पंजाब दी इमोशनल, पंजाब के लोगों नाल इमोशनल, पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब के लोगों की भावनाओं, साहित्यिक, कल्चरल तौर पर जुड़ी हुई है। हम हरियाणा के किसी कॉलेज को मान्यता नहीं दे सकते। साडे वल्लों कोरी ना है, असी किसी कॉलेज नूं हरियाणे दे नूं एफिलिएशन नहीं दे सकते। हरियाणा की दलील है कि पंजाब यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसलिए वो हरियाणा के कॉलेजों को भी एफिलिएशन दे, बदले में हरियाणा ग्रांट देगा, लेकिन पंजाब को यह स्वीकार नहीं। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी का इतिहास जानेंगे और समझेंगे तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी। पंजाब यूनिवर्सिटी देश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक है, जिसकी स्थापना 1882 में लाहौर में हुई थी। लाहौर जो कि अविभाजित भारत में पंजाब सूबे की राजधानी हुआ करती थी। बंटवारे के बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी भारत में आ गई और उसके बाद अब ये यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में स्थित है। पहले इस यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, तीनों सरकारें मिलकर आर्थिक मदद देती थी, ग्रांट देती थी और चलाती थी। लेकिन 1976 के बाद से हरियाणा ने इस यूनिवर्सिटी को ग्रांट देना यानी आर्थिक मदद देना बंद कर दिया और उसके बाद से लगातार अब तक केंद्र सरकार और पंजाब सरकार मिलकर ही इस यूनिवर्सिटी को चला रहे हैं। इसलिए पंजाब सरकार कह रही है कि आप जब पहले खुद ही छोड़कर चले गए तो अब क्यों आ रहे हो। पंजाब यूनिवर्सिटी की आर्थिक स्थिति खराब होने की भी खबर थी, जिसके बाद हरियाणा ने आर्थिक मदद के बदले अपने कॉलेजों के लिए संबद्धता मांगी, लेकिन पंजाब का कहना है कि फंड की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। अब इस मामले पर अगली बैठक 3 जुलाई को रखी गई है। चंडीगढ़ से अमरजीत के साथ शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। अमरनाथ यात्रा का रास्ता 15 जून तक तैयार करने की कवायद में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जुट गया है। हालांकि राह में बर्फबारी और मुश्किल हालात रोड़े अटका रहा है। रास्ते में 10 से 12 फुट तक जमी बर्फ। जेसीबी मशीनों के साथ जुटे हैं सीमा सड़क संगठन के कर्मचारी। कड़ाके की ठंड है, बर्फबारी भी जारी है, लेकिन काम नहीं रुकना है। कोसी से किसी तरह अमरनाथ की गुफा तक जाने वाले रास्ते यात्रियों के चलने लायक हो जाएं। मशीनों और हेलीकॉप्टरों की मदद से बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। बहुत सारी हमारी मशीनें आगे पहुंचाई गई हैं। नदी के साथ में ट्रैक बनाकर स्पेशली ज़्यादा अटैक पॉइंट्स क्रिएट किए गए हैं उसको वाइडन करने के लिए। चिनूक से और बाकी हेलीकॉप्टर से भी हमारे रॉ मटेरियल और मशीन्स को पहुंचाया जा रहा है, जिससे काम तेज हो सके। हमारा ये ध्येय है, हमारा प्रयत्न है कि 15 जून तक ये पूरा जो काम है इसको हम संपन्न कर सकें, जिससे बाकी इसके साथ में जो स्टेट के फैसिलिटीज़ आती हैं, हॉस्पिटल्स आते हैं, कैंप्स आते हैं, वो अपना कार्य शुरू कर सकें। अमरनाथ तक जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता बालटाल होकर पवित्र गुफा की ओर जाता है, तो दूसरा चंदनबाड़ी होकर जाता है। बीआरओ को यह काम सितंबर 2022 को सौंपा गया। तब सड़क की हालत काफी खराब थी। आज ट्रैक करने के काम में 1100 से ज्यादा लोग लगे हैं। सड़क पर बर्फ हटाने के साथ साथ वे ट्रैक को चौड़ा भी कर रहे हैं। रास्ते में पड़ने वाले पुलों और दीवारों की भी मरम्मत जारी है। इस साल बाकी साल की अपेक्षा काफ़ी बर्फबारी रही, उसके बावजूद हमारी टीम ने पूरे डेडिकेशन और ताकत के साथ काम को किया, जारी रखा। हमारा जो टीम है
पीसी टॉप और शेषनाग, पंचधरनी, जिजपाल सब जगह पे डिप्लॉयड है। आज एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में हम लोग तो काम किया है, ओपन किया है रोड को, और हमको इतना कॉन्फिडेंस है इस बार तो टाइमली रोड को ओपन करेगा। ताजा बर्फबारी और ऊपरी इलाकों में भारी बारिश ने मुश्किलें जरूर बढ़ा दी है, पर बीआरओ तो चुनौतियों से लड़ने के लिए ही जानी जाती है। बॉर्डर रोड्स केवल सीमा पर सड़क या पुल भर नहीं बनाती है, बल्कि सीमा से सटे राज्यों में उन अहम सड़कों का निर्माण भी करती है जो राज्य की एजेंसियां आसानी से नहीं बना पाती है। मुश्किल हालात और दुर्गम इलाकों में अमरनाथ यात्रियों के लिए रास्ते तैयार कर बीआरओ इसी तरह का सराहनीय प्रयास कर रही है। नई दिल्ली में कैमरामैन मुरसलीन के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और इसी खबर के साथ देश की बात में इतना ही, और खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।